नमस्कार। निशामणि साहू आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। आपने पूर्व के वीडियो में टीकाकरण चेन सप्लाई तथा किस तरह से हम वैक्सीन की पहुंच सुनिश्चित करते हैं इसके बारे में आपने देखा कि पर्याप्त मात्रा में गुणवत्ता युक्त वैक्सीन सही समय पर सही स्थान पर सही लाभार्थी को पहुंचे, ये आपने देखा है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि शीत श्रृंखला प्रबंधन अर्थात कोल्ड चेन मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, कोल्ड चेन मैनेजर की क्या भूमिका होगी, ये हम आज देखेंगे और जानेंगे कि कोल्ड चेन मैनेजर किस तरह से कार्य करता है और हमको किन किन बातों को ध्यान रखना होता है। तो आप मेरे साथ बने रहिए और मैं फिर से पुनः आप लोगों को निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक हर हाथों तक पहुंचाइए ताकि स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हर व्यक्ति को मिल सके और सही जानकारी उसे मिल सके। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस चैनल का अधिक से अधिक हाथों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज मेरे साथ जानेंगे कोल्ड चेन मैनेजमेंट। शीत श्रृंखला कोल्ड चेन सिस्टम, विशेषकर वैक्सीन एवं कोल्ड चेन कार्यकर्ताओं को यह वीडियो समर्पित है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो कोल्ड चेन कार्यकर्ता हैं, अगर इन बातों को ध्यान देंगे जो मैं आगे बताने वाला हूं, तो निश्चित रूप से विभाग के लिए बहुत ही किफ़ायती होगा और फायदेमंद होगा, क्योंकि सीधा सीधा टीकाकरण का संबंध बच्चों से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कोल्ड चेन क्या है। कोल्ड चेन भंडारण एवं परिवहन की कड़ियों से बनने वाली श्रृंखला है। ये सभी कड़ियाँ वैक्सीन के निर्माण स्थल से लाभार्थी को पहुँचाए जाने तक निर्धारित तापमान पर रखने के लिए विकसित की गई है। कोल्ड चेन की प्रमुख बातें: कार्यकर्ता वैक्सीन भंडारण, वितरण तथा कोल्ड चेन रखरखाव के लिए होना चाहिए। उपकरण भंडारण एवं परिवहन के लिए चाहिए। साथ ही साथ जो प्रक्रियाएं हैं, यह सुनिश्चित करना कि वैक्सीन उचित तापमान पर रखी, लाई एवं ले जाई गई है। कोल्ड चेन क्या है, इसको समझने के लिए हमको वैक्सीन निर्माता से लेकर के लाभार्थी तक के पूरी प्रक्रिया को जानना होगा। वैक्सीन निर्माता से हवाई यातायात में जो वैक्सीन है +2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस एवं -15 डिग्री सेल्सियस से -25 डिग्री टेम्परेचर में वायुयान की सहायता से यह सप्लाई चेन जो जीएमएसटी एवं राज्य जो वैक्सीन भंडार है, जहाँ पे WIC होते हैं, वॉकिंग कूलर और वॉकिंग फ्रीज होते हैं। वॉकिंग कूलर में +2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस एवं वॉक-इन फ्रिज में -15 डिग्री सेल्सियस से -25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भंडारण किया जाता है। वातानुकूलित वैन की मदद से उक्त टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए राज्य वैक्सीन भंडार को पहुंचाया जाता है। राज्य वैक्सीन भंडार में टेम्परेचर का निर्धारित टेम्परेचर का मापदंड रखते हुए इंसुलेटेड वैक्सीन वाहन के माध्यम से जिला वैक्सीन भंडार, जहां ILR और डीप फ्रीजर होते हैं, वहां इंसुलेटेड वैक्सीन वाहन की माध्यम से प्रखंड वैक्सीन भंडार, जहां ILR होते हैं, सभी वैक्सीन ILR में रखे जाते हैं, वहां से वैक्सीन कैरियर के माध्यम से, जहां +2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तक उप केंद्र एवं टीकाकरण सत्र में ले जाया जाता है और टीकाकरण सत्र के माध्यम से लाभार्थी तक पहुंचा जाता है। अर्थात आप यहाँ पर देखेंगे तो जो निर्माता कंपनी है, यहाँ से जो हम टेम्परेचर का जो मेंटेन कर रहे हैं, ये टेम्परेचर हर क्षेत्र में मेंटेन करते हुए लाभार्थी तक पहुंचता है। कोल्ड चेन की प्रक्रिया, इसे समझ लें कि हर स्तर पर कोल्ड चेन को हमको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। वैक्सीन की सुरक्षा: वैक्सीन अपनी कार्य क्षमता खो देती है यदि गर्मी से UIP के अंतर्गत जो इम्यूनाइजेशन
प्रोग्राम का है, जिसमें वैक्सीन एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत इस्तेमाल वैक्सीन गर्मी में 8 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ताप पर अपनी क्षमता खो देती है। ठंड में हेपेटाइटिस बी, पेंटावेलेंट, आईपीवी, डीपीटी तथा टीटी वैक्सीन को ज़्यादा ठंड में बिलो +2 डिग्री सेल्सियस रखने पर वैक्सीन अपनी कार्य क्षमता खो देती है। रोशनी से बीसीजी तथा मीजल्स वैक्सीन को धूप में रखने पर वैक्सीन अपनी कार्य क्षमता खो देती है। गर्मी के प्रति संवेदनशील वैक्सीन, ये भी हमें जानना पड़ेगा कि सर्वाधिक संवेदनशील गर्मी में कौन होता है और कम संवेदनशील कौन है। तो सर्वाधिक संवेदनशील वैक्सीन बीसीजी घोलने के बाद सर्वाधिक संवेदनशील हो जाता है। ओपीवी और रोटावायरस वैक्सीन है। आईपीवी है खसरा घोलने के पहले और बाद दोनों में, जेई घोलने के पहले और बाद दोनों में, डीपीटी, बीसीजी घोलने के पहले, टीटी और पेंटावेलेंट हेपेटाइटिस बी। इन सभी वैक्सीन को आप देखेंगे तो सर्वाधिक संवेदनशील घोलने के बाद जो है बीसीजी है और कम संवेदनशील में हेपेटाइटिस बी है। तो ये कड़ी है, ये जो आप इंडिकेटर ये रो जो दिखाई दे रहा है कम संवेदनशील से लेकर के सर्वाधिक संवेदनशील को बताया गया है। तो गर्मी के कारण वैक्सीन की गुणवत्ता में जो कमी आता है उसे पुनः ठंडे तापमान में रखने पर भी वापस नहीं किया जा सकता। गर्मी के प्रति संवेदनशील होने के अलावा बीसीजी तथा मीजल्स वैक्सीन धूप के प्रति भी संवेदनशील होते हैं, इसीलिए उन्हें गहरे भूरे रंग की शीशी में रखा जाता है। तो एक बार आप इसे ध्यान से देख लीजिए कि आपका सर्वाधिक संवेदनशील वैक्सीन और कम संवेदनशील का जो पैरामीटर दिया हुआ है इसको आपको पहचानना पड़ेगा और जानना होगा। ठंड के प्रति संवेदनशील वैक्सीन कौन कौन है, सर्वाधिक संवेदनशील और कम संवेदनशील, इसको भी हम आगे देखते हैं। हेपेटाइटिस बी सर्वाधिक संवेदनशील है, पेंटावेलेंट सर्वाधिक संवेदनशील है। ये जो क्रम है अगर आप देखेंगे तो टीटी ठंड में कम संवेदनशील है, उससे थोड़ा डीपीटी, उससे आईपीवी, पेंटावेलेंट, फिर हेपेटाइटिस बी। इस तरह से जो है आपका ठंड के प्रति संवेदनशील वैक्सीन को बताया गया है। फ्रीजिंग के प्रभाव को दूर नहीं किया जा सकता। फ्रीजिंग से वैक्सीन खराब हो जाता है, ध्यान दीजिए। फ्रीजिंग के प्रभाव को आप दूर नहीं कर पाएंगे, फ्रीजिंग से वैक्सीन खराब हो जाता है। अब शीत श्रृंखला की निगरानी हम कैसे करें? कोल्ड चेन उपकरण ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, पहला तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कोल्ड चेन उपकरण ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं। दूसरा, वैक्सीन तथा अन्य सामान की समय से आपूर्ति हो रही या नहीं। तीसरा, सुझाए गए भंडारण तापमान पर रखरखाव है या नहीं। चौथा, ठंड या गर्मी की वजह से एक बार हुआ नुकसान स्थायी होता है तथा वैक्सीन की क्षमता को वापस नहीं लाया जा सकता। आइस पैक के गड्ढे में बीसीजी एवं मीजल्स वैक्सीन रखें। तो जब आप शीत श्रृंखला का निगरानी करने जाएंगे तो आपको इन बातों को ध्यान देना पड़ेगा। कोल्ड चेन उपकरण ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, वैक्सीन तथा अन्य सामान की समय से आपूर्ति है या नहीं, वहाँ पे आप देखेंगे। तो जो भी भंडारण में टेम्परेचर का रखरखाव किया जाना है, उचित रखरखाव हो रहा है या नहीं, वो चीज़ों को देखेंगे। ठंड या गर्मी की वजह से एक बार हुआ नुकसान ये स्थायी होता है, उसमें वैक्सीन की क्षमता को वापस नहीं ला जा सकता, ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। गर्मी से खराब हुए वैक्सीन का मॉनिटरिंग हम वीवीएम के माध्यम से करते हैं। तो वीवीएम गोले के रूप में एक ऐसा निशान है जिसमें गर्मी के प्रति संवेदनशील पदार्थ होता है।
इसे वैक्सीन निर्माण स्थल से टीकाकरण सत्र तक के बीच वैक्सीन गर्मी के संपर्क में आने से हुए परिवर्तन को देखने के लिए वैक्सीन की शीशी के ऊपर लगाया जाता है। समय तथा ताप के संयुक्त प्रभाव से वैक्सीन वायल मॉनिटर का चौकोर भाग स्थायी रूप से गहरे रंग में बदल जाता है। बीवीएम वैक्सीन की क्षमता को नहीं मापता है, लेकिन लंबे समय तक गर्मी में रहने की स्थिति को दर्शाता है। वैक्सीन वायल मॉनिटर ठंड में रहने को नहीं मापता है, जिसके कारण ठंड से खराब वैक्सीन का भी बीवीएम सही दिखता है। किसी भी वैक्सीन वायल को खोलने के पहले वीवीएम को अवश्य देख लेना चाहिए। सभी हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो भी स्वास्थ्यकर्मी हैं, इन चीज़ों को फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं, पर कभी कभी ये भी गलत त्रुटियां हो जाती है कि हम जो वैक्सीन वायल है उसको खोलने के पहले हम उसको ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि खोलने के पूर्व आपको वीवीएम को एक बार अवश्य चेक कर लेना चाहिए। वीवीएम की मॉनिटरिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो आपको चित्र में दिखाया गया है। बीवीएम की स्टेज को हमको पढ़ना होगा कि कौन से स्टेज में ये है। जैसे हम उपयोगी अवस्था को देखें तो बीवीएम के गोले में अंदर वाला वर्गाकार हिस्सा बाहर के गोले के क्षेत्र से हल्का रहता है तथा एक्सपायरी तारीख अभी नहीं निकली है तो वैक्सीन इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान देना, यहाँ हमने बात की है एक्सपायरी तारीख, अर्थात एक्सपायरी डेट नहीं हुई होगी तो नहीं निकली होगी तो, और ये स्टेज में बीवीएम है तो ये उपयोगी है। अनुपयोगी अवस्था को हम समझेंगे। गोले में अंदर वाला वर्गाकार या चौकोर हिस्सा और बाहरी गोलाकार हिस्सा समान रंग में है तो वैक्सीन इस्तेमाल नहीं करना है। यदि अंदर वाला वर्गाकार हिस्सा का रंग बाहरी गोलाकार के हिस्से के गहरा है, अर्थात आप यहां देख भी रहे हैं कि जो बाहरी गोलाकार हिस्सा, जो वर्गाकार हिस्सा है वो गाढ़ा है, अर्थात उसका रंग गहरा है, तो ये वैक्सीन इस्तेमाल नहीं करना है। ये बीवीएम देखने का दो पैटर्न है। वैक्सीन फ्रीजिंग के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? पहला, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर में ठीक प्रकार से भंडारण न करना, ठंडा मौसम तथा आसपास का तापमान 0°C से कम होना, बिना अनुकूलित आइस पैक के साथ भंडारण तथा परिवहन करना, दोषपूर्ण आइस लाइन रेफ्रिजरेटर का होना, अप्रशिक्षित कार्यकर्ता द्वारा वैक्सीन एवं कोल्ड चेन मैनेजमेंट करना। तो ये बातें हैं जो आपको देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा जो मेन होता है ये अप्रशिक्षित कार्यकर्ता, अगर वो ट्रेंड नहीं है, उसको ये सब चीज़ें मालूम नहीं है, तो फिर वो किसी न किसी प्रकार से जो है वैक्सीन फ्रीजिंग का एक कारण होता है। एक होता है गलत थर्मोस्टेट का एडजस्टमेंट करना। भाई आप जो थर्मामीटर है, जो थर्मोस्टेट है, उसका भी गलत आप एडजस्टमेंट कर दिए हैं तो फिर आपको गलत होगा ना। तो इसको भी अपने को ध्यान देने की ज़रूरत होता है, क्योंकि कोल्ड चेन मैनेजमेंट सिस्टम में ये बहुत बड़ा एक कारण है। फ्रीजिंग को दूर करने के लिए हमारा क्या उपाय होगा? पहला, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर की टोकरी में शीत संवेदनशीलता क्रम के अनुसार वैक्सीन को रखें। जो हमने पूर्व में भी जो बात किया है, जो संवेदनशीलता की बात की है, उसी को आप जब आइस लाइन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो उसको आपको उसी क्रम में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओपीवी, बीसीजी, मीजल्स, जेई का स्टॉक न होने या सीमित स्टॉक होने या वैक्सीन रखने के लिए टोकरी न होने की स्थिति में फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन को आईएलआर की तली पर खाली आइस पैक की 2 सतह रखने के बाद उस वैक्सीन पर रखें। लेकिन अगर वैक्सीन रखने के लिए टोकरी है तो उसे ही इस्तेमाल करें। ध्यान देने वाली बात है, अगर टोकरी है तो टोकरी का उपयोग करेंगे, अगर टोकरी नहीं है
तो ओपीवी, बीसीजी, मिजल्स, जेई का स्टॉक न होने या सीमित स्टॉक होने या वैक्सीन रखने के लिए टोकरी न होने की स्थिति में फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन को आईएलआर की तली पर खाली आइस पैक की 2 सतह रखने के बाद उस पर वैक्सीन रखें। अगर आईएलआर में बर्फ बन चुकी है, हम क्या बात कर रहे हैं अभी, फ्रीजिंग को दूर करने के लिए उपाय बता रहे हैं। अगर आईएलआर में बर्फ बन चुकी है तो उसे कुछ समय तक स्विच बंद करके डिफ्रॉस्ट करें। आईएलआर में दीवारों पर बर्फ नहीं जमनी चाहिए और बर्फ है भी तो यह 5 मिलीमीटर अर्थात आधा अंगुल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। केवल अनुकूलित आइस पैक के साथ ही वैक्सीन लाएं या ले जाएं। सभी वैक्सीन कोल्ड चेन कार्यकर्ताओं को उचित प्रशिक्षण जरूरी है। कोल्ड चेन कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। आज मैं इसके माध्यम से ही, इस YouTube के माध्यम से ही आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि किन किन बातों को ध्यान देने की जरूरत है। थर्मोस्टेट सेटिंग कोल्ड चेन टेक्नीशियन द्वारा की जानी चाहिए, इसका ध्यान रखा जाए। वैक्सीन डब्बों के बीच में एयर सर्कुलेशन के लिए खाली जगह छोड़ें। यदि वैक्सीन शीशी का बर्फ के संपर्क में आने का शक है तो सेक टेस्ट करें। जमे हुए वैक्सीन की जांच करना। अगर फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन जमकर ठोस हो गई है तो इस्तेमाल न करें। ध्यान दीजिएगा, अगर फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन जमकर ठोस हो गई है तो इस्तेमाल नहीं करना है। यदि जमने वाला इंडिकेटर या थर्मामीटर का तापमान बिलो 0 डिग्री सेल्सियस से कम दिखा रहा है तो उसे तुरंत सेक कर टेस्ट करें। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के साथ सलाह मशवरा करके सभी शीशियों में से कोई एक शीशी लेकर सेक टेस्ट करें। जमने के स्पष्ट कारण के बारे में सुपरवाइजर को सूचित करें। आईपीवी वैक्सीन का सेक टेस्ट नहीं किया जाता, ये ध्यान दें। यहां पे आपको दिखाया गया है सेक टेस्ट में उत्तीर्ण और यहां पे दिखाया गया है सेक टेस्ट में फेल। ठीक है, तो आप इन चीजों को आप देख सकते हैं, जान सकते हैं और अपने कोल्ड चेन पॉइंट में इसका अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं। वैक्सीन का सही भंडारण एवं घोलक का इस्तेमाल। केवल वैक्सीन निर्माता द्वारा वैक्सीन के साथ भेजे गए डाइल्यूएंट का ही उपयोग करें, क्योंकि उन्हें वैक्सीन की मात्रा एवं गुण के अनुसार विशेष रूप से तैयार करके भेजा जाता है। इसमें आप देख रहे होंगे जो डाइल्यूएंट है, जो घोलक है, कंपनी के साथ आता है, कंपनी द्वारा तैयार करके भेजा जाता है, तो हमें इन्हीं का विशेष रूप से उपयोग करना चाहिए। डाइल्यूएंट को अंतिम कोल्ड चेन बिंदु तक आईएलआर में रखना चाहिए। आईएलआर में ही हमको डाइल्यूएंट को अंतिम कोल्ड चेन पॉइंट तक हमको रखना चाहिए। आईएलआर में जगह की कमी हो तो डाइल्यूएंट को कोल्ड चेन के बाहर रखा जा सकता है, लेकिन कम से कम 24 घंटे पहले डाइल्यूएंट को आईएलआर में रखना जरूरी है, जिससे कि घोलते समय दोनों का तापमान +2 सेल्सियस से +8 डिग्री सेल्सियस के बीच हो। ये समझ में आ गया होगा आपको कि कम से कम 24 घंटे पहले डाइल्यूएंट को आईएलआर में रखना है, जिससे कि घोलते समय दोनों का तापमान जो है इसके बीच हो सके। ठीक है, वैक्सीन का सही भंडारण और घोलक की उपयोगिता में देखें तो दोनों का तापमान एक समान नहीं रहने पर जो थर्मल शॉक पैदा कर सकता है, अर्थात तापी घात हो सकता है। थर्मल शॉक की स्थिति में वैक्सीन में उपस्थित कुछ या सभी आवश्यक जीवित वायरस या बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु मर जाते हैं। सत्र पर वैक्सीन लाते व ले जाते समय डाइल्यूएंट को वैक्सीन के साथ ही वैक्सीन कैरियर में रखें, लेकिन ड्रॉपर को वैक्सीन कैरियर के अंदर न रखें। ड्रॉपर को वैक्सीन कैरियर के अंदर नहीं रखना है।
आज के इस सेशन का जो सारांश है, आज जो मैं बताया, जो चीज़ें मैंने आपको जानकारी दी कोल्ड चेन पॉइंट का, कोल्ड चेन मैनेजमेंट सिस्टम, शीत श्रृंखला सिस्टम का, तो इसका मुख्य सारांश क्या है? पहला, कोल्ड चेन सुझाए गए तापमान पर निर्माता से इस्तेमाल करने वाली केंद्र तक वैक्सीन भंडारण तथा परिवहन की प्रणाली है। अर्थात निर्माता से लेकर एक हितग्राही तक जो वैक्सीन जाता है वो कोल्ड चेन टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए एक परिवहन जो वाहन के माध्यम से हम ले जाते हैं वहां तक पहुंचाते हैं, वो एक सिस्टम है। निर्माता से लाभार्थियों के लिए इस्तेमाल होने तक के बीच प्रभावी कोल्ड चेन का रखरखाव अत्यंत आवश्यक है। एक बार गर्मी या जमने से वैक्सीन की क्षमता खत्म हो जाती है तो वह रोगों से लाभार्थी की सुरक्षा नहीं कर सकती, उन्हें उपयोग करने पर प्रतिकूल घटनाएं हो सकती है। वैक्सीन की क्षमता एक बार खत्म होने पर कभी भी वापस नहीं लौट सकती। खराब हो चुकी वैक्सीन को कभी इस्तेमाल न करें क्योंकि यह लाभार्थी को बीमारी से सुरक्षा प्रदान नहीं कराती है। रोटावायरस वैक्सीन एवं घोली गई बीसीजी, मीजल्स तथा जेई वैक्सीन को 4 घंटे बाद इस्तेमाल नहीं करना है। 5 आपको जो की पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, 5 प्रकार के वैक्सीन को कोल्ड चेन में कभी ना रखें। कृपया आप सभी से निवेदन है, जो भी कोल्ड चेन मैनेजमेंट करते हैं, ये 5 पॉइंट उनके लिए विशेष है। पहला, एक्सपायरी तारीख निकल चुकी हो, वैक्सीन जो जम गई हो, सेक्स टेस्ट फेल हो गया है, बीवीएम अनुपयोगी हो, वैक्सीन खुलने के 28 दिन निकल चुका हो, तो कभी भी ये 5 प्रकार के वैक्सीन को कोल्ड चेन में नहीं रखना चाहिए। आपको यह जानकारी पसंद आया होगा, मुझे उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आया है, तो कृपया अन्य लोगों तक भी पहुंचाने का प्रयास करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब।